हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आइए आज के टॉपिक में हम बात करते हैं सिक्स क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर 2। आज हम बात करेंगे आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। मतलब आखेट आखेट का मतलब क्या होता है? शिकार। तो शिकार के माध्यम से इन्होंने किस प्रकार से खाद्य का संग्रह किया, मतलब कि इन्होंने किस प्रकार से भोजन को इकट्ठा किया, इसके रिलेटेड हम यहाँ पर बात करेंगे। और इसको भोजन के उत्पादन से संबंधित कहाँ तक ये अपने आप को पहुँचा पाते हैं, तो आइए इसी टॉपिक से रिलेटेड आज हम बात करते हैं। तो क्लास पहला पॉइंट हमारा कहता है, क्या कहता है कि आरंभिक मानव मतलब कि शुरुआती टाइम के मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घुमा करते थे। तो कह रहा ना कि इधर उधर क्यों घुमा करते थे। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। तो कह सकते हैं यहाँ पर 20 लाख साल पहले, 20 लाख साल पहले के लोगों को के लोगों को क्या कहा गया? तो उन्हें कहा गया आखेटक आखेटक खाद्य संग्राहक कहा गया। आखेटक खाद्य संग्राहक कहा गया। कहता है भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर इन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार किया करते हैं। तो आखेटक खाद्य संग्रह का मतलब होता है शिकार के माध्यम से, शिकार के माध्यम से भोजन की प्राप्ति करना, भोजन की प्राप्ति करना। ये होता है इनका मेन पॉइंट। कहता है जैसे मछलियों को, चिड़ियों को पकड़ना, खाना, फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे, इन सभी को इकट्ठा करना और खाना इनका मेन पार्ट होता है। कहता है आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे उनके। कहता है पहला जो मेन कारण था, पहला कारण वो था कि अगर वे एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खा करके वे समाप्त कर दिया करते थे। इसीलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। इनका दूसरा कारण क्या था? कारण ये था कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसीलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। मतलब कह सकते हैं शिकार के कारण इन लोगों ने अपने जगह को बदलना चालू कर दिया। यहाँ पर तीसरा कारण बता रहा है, क्या कह रहा है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं। इसीलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। मतलब ये हो गया कि यहाँ पर तीसरे पॉइंट में जो कहना चाहता है वह है आपके फलों को मौसम के अनुसार प्राप्त करने के लिए लोगों का घूमना। तो यहाँ पर लोग एक जगह से दूसरी जगह फलों को प्राप्त करने के लिए ये अपनी जगहों को बदलते रहा करते थे। चौथा कहता है पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता। और पानी झीलों, झरनों, नदियों में ही मिलते हैं। इसीलिए कई नदियों और झीलों का पानी कभी कभी सूख जाया करता था, जैसे कि गर्मी के टाइम में। तो गर्मी के टाइम में जब सूख जाया करता था तो ये लोग कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाते थे। इसीलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश करने के लिए इधर उधर जाना पड़ता था। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पर चार ऐसे रीजन बताए गए हैं जिसके कारण लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमने के लिए या फिर अपने जगह को बदलने का काम किया करते थे। इसमें यदि हम पहले की बात करते हैं तो जो पहला था वो था भोजन की प्राप्ति के लिए, भोजन की प्राप्ति के लिए। इसके बाद दूसरी की बात करते हैं तो दूसरा कहता है क्या? शिकार के लिए, शिकार के लिए। तीसरी यदि बात करते हैं तो तीसरा था मौसम, पेड़ पौधों के फूलों के अलग अलग मौसम के लिए। तो विभिन्न मौसमों में, विभिन्न मौसम में फलों का उत्पादन, फलों का उत्पादन की प्राप्ति के लिए
और जो चौथा था वो था पानी की तलाश में, पानी की तलाश में। तो ये चार कारणों से लोग घुमा करते थे। आइए बात करते हैं आगे। तो कहता है क्या आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं, क्योंकि पत्थरों के औजार कभी खराब नहीं होते हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों मांस काटने, पेड़ों की छाल को इस्तेमाल करने के लिए या निकालने के लिए तथा जानवरों की खाल को उतारने के लिए किया गया। कुछ के साथ हड्डी और लकड़ियों के मुट्ठे लगा करके भाले और बाण जैसे हथियार बनाने के लिए भी यहाँ पर इस प्रकार के पत्थरों के औजार किए गए, उपयोग में लाए गए। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के रूप में और झोपड़ी बनाने के लिए और औजार बनाने के लिए किया गया। तो यहाँ पे कह रहा है क्या लकड़ी का उपयोग। तो लकड़ी का जो उपयोग था और जो पत्थर का उपयोग था वो किसके लिए किया गया, तो औजार को बनाने के लिए किया गया। औजार को बनाने के लिए यहाँ पर इन दोनों ही चीज़ों का इस्तेमाल शुरुआती टाइम में किया गया। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे इसका इस्तेमाल किया गया था। कह रहा है पत्थर के औजार का उपयोग बाएं में दिखा रहा है कि इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदना। अब इनके जड़ों को खोदने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। दूसरा है कि चमड़े के जो वस्तु हुआ करते थे उसके अंदर छेद करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। तीसरा कहता है यहाँ पर क्या है, रहने की जगह निर्धारित करना, कि लोगों ने अपने रहने की जगह को कैसे निर्धारित किया होगा। तो कह रहा है लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल है जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्रह के होने के प्रमाण मिलते हैं। मतलब कि यहाँ पर हमें क्या मिलता है, तो लाल कोण वाले जगहों पर हमें शिकार के परिणाम मिल जाते हैं, शिकार करने के हमें जानकारी मिल जाती है। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान दिए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। आइए देखते हैं इसमें त्रिकोण वाले स्थानों के बारे में। तो हमारे पास त्रिकोण वाले स्थान तीन ही है। पहला है कुरनूल है, दूसरा हुंसी है और तीसरा है भीमबेटका। यहाँ पर क्या था ना कि यहाँ पर लोगों ने रहने का काम चालू किया था, क्योंकि यहाँ पर गुफाएं थी आपकी, तो गुफा में लोग रहा करते थे। जब लोग रहेंगे तो यहाँ पर खाने के लिए इन्होंने आखेटक का इस्तेमाल किया, अर्थात शिकार का इस्तेमाल किया। इसीलिए हमें यहाँ पर आखेटक संप्रदाय के समूह के लोगों के बारे में जानकारी मिल जाती है। अब ये जो था ना, यहाँ पे कहता है क्या कहता है, चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत ही महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते हैं जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। इसीलिए लोगों ने गुफाओं में आकर के रहना चालू कर दिया था। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, लोगों ने इस जगह पे गुफाओं में रहना चालू कर दिया होगा। यहाँ पे कह रहा है पूरा स्थल किसे कहते हैं। पूरा स्थल से संबंधित क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो पूरा स्थल उन स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, उन्हें पूरा स्थल कहते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वह उन्हें छोड़ गए, वह उनको वहीं पर छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर और कभी-कभी समुद्र और नदी के तल पर भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अलग-अलग अध्याय में बताया जाएगा कि वहां पर इसका उपयोग कैसे किया गया और कहाँ-कहाँ पर इसकी जानकारी मिल जाती है। आगे कहता है आगे की खोज कैसे की जाती है, किस प्रकार से की जाती है। कह रहा है यहाँ पर आगे कि मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा, जैसे कि हमने अभी देखा था त्रिकोण वाले चित्र के बारे में, तो त्रिकोण वाले चित्र में आपने कुरनूल को देखा था। यहाँ राख के अवशेष मिले। आइए थोड़ा देखते हैं मैप के बारे में, आपको समझ में आ जाएगा कि मैप में किस प्रकार से आपको जो कुरनूल है, यहाँ पर हमें क्या मिलता है, तो राख। हमें यहाँ पर राख की जानकारी मिल जाती है। अब यदि राख है तो लोगों ने यहाँ पर रहने का काम चालू किया होगा, तभी तो वहाँ पर राख मिल रहा है हम लोगों को। तो कह रहा है कि यहाँ पे हमें राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख चुके होंगे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया, जैसे कि प्रकाश के लिए किया गया, मांस को भूनने के लिए किया गया और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए आग का इस्तेमाल किया गया। तो प्राचीन टाइम में आग का जो उपयोग था, आग का उपयोग वह किन किन चीजों के लिए किया गया। तो आग का जो उपयोग है, पहला यदि देखा जाए तो पहला इनका जो उपयोग था वो था प्रकाश के लिए किया गया, लाइट के लिए किया गया। दूसरा जो इसका मेन काम था वो मांस के लिए किया गया।
और तीसरा जो काम था वो था खतरनाक जानवरों को भगाने के लिए। तो जानवरों को भगाने के लिए किया गया, जानवरों को भगाने के लिए। तो ऐसे कई सारे काम के लिए यहाँ पर आपने आग का और कई सारी चीजों का इस्तेमाल करना चालू कर दिया। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं उन्हें पुरातत्वविदों ने कई उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल के वे पूरा पाषाण काल कहते हैं, आरंभिक काल के वह पूरा पाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्दों से बना हुआ है, पूरा यानी कि प्राचीन, पाषाण मतलब पत्थर। तो प्राचीन टाइम के पत्थरों के काल के बारे में बताने का काम करता है। यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजार के महत्व को बताता है। अब पूरा पाषाण काल जो है वह 20 लाख से पहले 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। तो कह सकते हैं 20 लाख से लेकर के 12,000 आपका BCE की जानकारी देता है। इसे आप कहते हैं क्या, पूरा पाषाण काल कहते हैं। इस काल को 3 भागों में बांटा गया है। इसे आरंभिक, मध्य और उत्तर 3 भागों में इसे बांटते हैं। तो इसे हम कहते हैं क्या, आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। उत्तर का मतलब होता है पूरा पाषाण काल के बाद का टाइम। मानव इतिहास के लगभग 99% कहानी इसी काल से जुड़ी हुई है। जिस काल में हम पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मैसोलिथ कहते हैं, उसे मैसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण कहते हैं। तो मध्य पाषाण में क्या मिलता है, मध्य पाषाण में हमें पर्यावरण से संबंधित जानकारी मिल जाती है। पर्यावरण से संबंधित कहता है इसका समय लगभग 12,000 से लेकर के 10,000 साल पहले जानकारी मिल जाती है। तो पर्यावरण में जो बदलाव आते हैं वह 12,000 से लेकर के 10,000 के टाइम में मिल जाता है। आय कहता है क्या, इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे हुआ करते थे। इन्हें माइक्रोलिथ या लघु पाषाण कहा गया है, माइक्रो या लघु पाषाण कहा गया है। इन औजारों में हड्डियों और लकड़ी के मुट्ठे लगे हंसिया या आरी से औजार मिलते हैं। साथ साथ में पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते हैं। कहता है अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले होती है। इसे नव पाषाण काल कहा जाता है। और नव पाषाण का क्या मतलब होता है, मतलब कि यहाँ पर नए नए यहाँ पर पत्थरों का इस्तेमाल नए तरीके से करने का प्रयास किया गया। हमने कुछ स्थान दिए हैं, अगले अध्याय में तुम ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनका नाम क्या रखा होगा या रहे हों। क्योंकि प्राचीन काल में अलग अलग वस्तुओं के नाम उनके समय की परिस्थितियों के आधार पर रखे गए थे, इसलिए उस समय उनका क्या नाम होगा, किसके बारे में बताया गया होगा, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल सा है। कह रहा बदलती हुई जलवायु। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो पर्यावरण है, पर्यावरण में जो बदलाव आते हैं वह पर्यावरण में बदलाव कब आना चालू होता है, ये इसके बारे में बात कर रहा है। कह रहा है लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए। तो इसकी जो बदलाव किस में होती है वो 12,000 साल पहले होता है और गर्मी बढ़ने लगी थी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे थे। तो जलवायु के परिवर्तन से क्या क्या प्रभाव पड़ा, तो देखेंगे। सबसे पहला प्रभाव पड़ता है गर्मी की बढ़ना, गर्मी का बढ़ना। जो दूसरा प्रभाव पड़ता है वो होता है घास के मैदान बढ़ना, घास का मैदान बढ़ना या फैलना। कहता है हिरन, बरसिंघा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर के जिंदा रहते थे। तो आप कह सकते हैं तीसरे पॉइंट में घास पर आधारित जानवरों की संख्या में वृद्धि, घास पर आधारित जानवरों में वृद्धि। यह आपका तीसरा हो गया। चौथे की बात करते हैं तो कहता है आगे क्या, कहता है कि जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे कि इनका प्रजनन कब होता है, कब डेवलपमेंट करते हैं। कहता है हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की क्रिया या पालने के बारे में सोचने लगे होंगे। और साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन चुका था। तो यहाँ पे कह सकते हो क्या, यहाँ पे कह सकते हो कि जानवरों को पालतू बनाना, जानवरों को पालतू बनाना।
तो पालतू बनाने का भी काम इस समय चालू हो चुका था, पालतू बनाने का काम। अब यहाँ पर जानवरों को पालतू क्यों बनाया गया? तो पालतू बनाने का काम जो था वह निजी कार्य के लिए बनाया गया था, वह निजी कार्य के लिए बनाया गया था, प्राइवेट वर्क के लिए। कहता है खेती और पशुपालन की शुरुआत। अब बात करते हैं खेती और पशुपालन की शुरुआत कब होती है और कैसे होती है। कहता है इसी दौरान उपमहाद्वीप के अलग अलग इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाज को भोजन के लिए बटोरना चालू कर दिया होगा, और साथ ही वे ये भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाज को खुद पैदा करना सीख लिया होगा, और इस प्रकार से धीरे धीरे वह किसान बन गए होंगे। तो लोग जो किसान बने थे, लोगों के किसान बनने की जो प्रक्रिया थी, वह प्रकृति से लगातार सीखने के कारण ये बन जाते हैं। कहता है इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रख करके जानवरों को आकर्षित करके उन्हें पालतू बनाने का काम चालू किया। तो जानवरों को जो पालतू बनाया गया, जानवरों को जो पालतू बनाया गया, तो जानवरों को पालतू बनाने के लिए उन्होंने क्या किया? तो जानवरों को पालतू बनाने के लिए, जानवरों को पालतू बनाने के लिए चारे का चारों का इस्तेमाल किया, चारों का उपयोग करना चालू कर दिया था। तो इसके माध्यम से उन्होंने जानवरों को अपनी ओर आकर्षित किया। कहता है सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ता का जंगली पूर्वज था। तो जो हमने पहली बार जानवरों को पालतू बनाया था वह आपका क्या था? तो वो था आपका कुत्ता था। कह रहा है कि धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवरों को घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे, और ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा भी किया करते थे, और इस तरह धीरे धीरे वह पशुपालक भी बन गए। तो पहले तो उन्होंने कुत्ते को किया, फिर बाद में इन लोगों ने किसको किया? तो बकरी को किया, फिर बकरी के बाद इन्होंने गाय को किया, फिर उन्होंने सुअर को किया, इन्होंने सुअर को किया। ऐसे करते करते उन्होंने आसपास के सभी जानवरों को अपने अंडर करना चालू कर दी। कह रहा है कि लोगों ने सबसे पहले बसने की प्रक्रिया चालू क्यों की होगी और कैसे की होगी। कहता है लोगों के द्वारा पौधे लगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। मतलब ये हुआ कि जब लोगों ने बसने की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि जब लोगों ने अस्थाई अस्थाई रूप से आवास का बनाना आवास का बनाना जब लोगों ने अपने आवास को अस्थाई रूप से बनाने का काम चालू किया, तो इसी को हम कहते हैं क्या? बसना कहते हैं। कहते हैं अपनाए गए ये पौधे जानवर अक्सर जंगली पौधे और जानवरों से अलग होते थे। इनकी वजह यह है कि उसने बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे और जानवरों को लोग चयन करते थे कि हमें किसे पालना है और किसे नहीं पालना है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो उदाहरण के तौर पर लोग उन्हें पौधे और जानवरों का चयन करते हैं जिनकी बीमार होने की संभावना कम होती है। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनके बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत टंटले अनाज के पक्के दानों के भरे होने की संभावना या संभाल सके। मतलब कि ऐसा पौधा हम लगाते हैं जो बड़े बड़े अनाज को बढ़ा सके या उसे फॉलो कर सके या उसे डेवलप करने में हेल्प कर सके। ऐसे ही पौधे को यहाँ पर इन्होंने क्या बनाया? तो पालतू बनाने का काम किया। ऐसा नहीं था कि किसी भी जानवर को इन्होंने पालतू या फिर किसी भी पौधे को इन्होंने पालतू बनाना चालू कर दिया होगा, ऐसा नहीं है। ऐसे पौधों के बीज को संभाल कर रखा गया था ताकि फिर से उगाने के लिए इनका उपयोग कर सके और इनके गुण जो है वह सुरक्षित रह सके। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते थे, जो लड़ाई नहीं करते थे। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर, किसान के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधे से अलग हुआ करते थे। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवर के दांत और सींग छोटे होते हैं, इसलिए हमने उनका इस्तेमाल अपने पालतू को बनाने के लिए किया गया था। कहता बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही और ये करीब लगभग 12,000 साल पहले शुरू होता है। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वह इसी के बसने की प्रक्रिया की वजह से करते हैं। किसान के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं और जौ आता है। उसी तरह सबसे पहले पालतू जानवर की बात करते हैं तो जानवर में कुत्ते और फिर बाद में भेड़ बकरी आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है कि लोगों ने जो बसने का काम चालू किया था वह लगभग 12,000 साल पहले किया था। मतलब 12,000 साल पहले लोगों ने बसने का काम चालू कर दिया था। नेक्स्ट कहता है कि एक नवीन जीवन शैली, एक नई प्रकार की जीवन शैली का विकास कैसे होता है।
तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ समय लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल भी लग सकता है। इसीलिए जब लोग पौधे लगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। बीज बोने से लेकर के फसलों को पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने के लिए बहुत से काम शामिल होते थे। मतलब कि लोगों ने अब यहाँ पर अस्थायी तौर से रहना चालू कर दिया था। अस्थायी तौर से इसलिए क्योंकि लोग द्वारा क्या किया गया, तो कृषि का विकास किया गया। जब कृषि का विकास होता है तो लोगों ने अपने आप को अस्थायी तौर से रखना चालू कर दिया और इस प्रकार के काम इन्होंने करना चालू किया। तो लोगों के द्वारा इस प्रकार के काम यहाँ पर किए जाते हैं अपने खेतों में। बाद में अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था ताकि इसका इस्तेमाल आगे आने वाले टाइम में भी कर सके। आज को भोजन और बीज दोनों ही रूप में बचा कर रखना आवश्यक था, इसीलिए लोगों को इनके भंडारण की बात सोचनी पड़ती थी कि हम इसको कितना बचाएं और कितना खाएं। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी और फिर जमीन में गड्ढे खोदना चालू कर दी। इस प्रकार के काम इसलिए किए गए ताकि ये अपने अनाज को क्या कर सके, तो ये अपने अनाज को जमा कर सके, इन्हें जमा करके इकट्ठा कर सके। इकट्ठा करने के लिए इन्होंने कई सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया, जैसे कि मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल किया, मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल किया। दूसरा, इन्होंने टोकरी का इस्तेमाल किया, तो टोकरी के माध्यम से भी इन्होंने बनाया और उसका उसमें रखने का काम किया। और तीसरा था, जमीन के अंदर जमीन में गड्ढा खदना भी इनका मेन काम था। तो गड्ढे खद करके इन लोगों ने क्या किया, तो इन लोगों ने अपने भोजन को इकट्ठा किया। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते हैं और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। हाँ, करते होंगे, क्योंकि इन्हें अपने भोजन को दूसरे से बचाने की जरूरत पड़ती थी। कह रहा है कि जानवर चलते फिरते खाद भंडार थे। वास्तव में सही है, क्योंकि जानवरों को जब चाह मार के खा जाओ और इस प्रकार के ये फूड को देने का काम करते हैं। तो ये चलता फिरता फूड स्टोरेज सिस्टम हुआ करता था। जानवर बच्चे देते हैं, उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उन्हें दूध भी प्राप्त होता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत था। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पशुपालन भोजन के भंडार का एक तरीका है, क्योंकि इसके कारण आपको भोजन लगातार मिलते रहते हैं। कह रहा है, भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिलता है? आज जानवरों का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो पहले देखा जाए तो जानवरों का इस्तेमाल, जानवरों का जो उपयोग है आज के टाइम में कई सारी चीज़ों के लिए किया जाता है। जैसे कि उनके ऊन के लिए किया जाता है, उनकी खाल के लिए करते हैं, हम दूध के लिए करते हैं, दूध के लिए, इसके साथ साथ मांस के लिए करते हैं, इसके साथ साथ उनकी हड्डियों के लिए करते हैं। ऐसे कई सारी चीज़ों के लिए हम उनका इस्तेमाल करते हैं। अब आगे कहता है कि आओ आरंभिक किसानों और पशुपालकों के बारे में पता करें। कहता है कि आपने पेज नंबर 13 देखा होगा। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिखे होंगे? पता है, इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जो पुरातत्वविदों की शुरुआती किसानों के और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। पहले ये कह रहा है कि जो नीले बिंदु थे हमारे पास, उस नीले बिंदु में हमें जो जानकारी मिलती है वो किसकी जानकारी मिल जाती है? तो वो जो जानकारी मिलता है हमें, वह मिलता है किसानों और पशुपालकों की जानकारी मिल जाती है, कृषकों और पशुपालकों। मतलब ये हुआ कि लोगों ने पहले के टाइम में किसानों, मतलब किसान और पशुपालक के तौर पर अपनी जिंदगी को पूरा करते होंगे, और ये में पूरे उपमहाद्वीप में पाए जाते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण था पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में, पूर्वी और दक्षिणी भारत में पाए गए। अब इस प्रकार की जो जानकारी हमें कहाँ कहाँ मिल जाती है, तो इसकी जानकारी हमें मिल जाती है आपका नॉर्थ वेस्ट में मिल जाती है, हमें मिलता है कश्मीर में मिल जाता है यहाँ पर। दूसरा में कहाँ मिलता है, तो मिलता है आपका ईस्ट में मिल जाता है, आपको मिल जाती है साउथ इंडिया में मिल जाता है, साउथ इंडिया में। तो ऐसे कई सारे क्षेत्रों में जानकारी मिल जाती है। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान किसानों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई से मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन किया गया। अब इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ पर उनके हड्डियों का इस्तेमाल किया गया कि क्या ये हड्डियां उन्हीं समय की है या उन्हीं लोगों की है या नहीं है। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दाने के अवशेष मिले हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझ करके जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हम पा सकते हैं
या पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के अलग अलग भागों में बहुत सारी फसलें उगाई गई थी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं कि कौन कौन से जानवर इसमें पालतू बनाए गए और इसका हमने अपने मांस के तौर पर इस्तेमाल किया गया होगा। कह रहा है स्थायी जीवन की ओर चलते हैं भाई। कह रहा है पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। मतलब कह रहा है कि यहाँ पर जितने भी घर हुआ करते थे उन घर से हमें जो जानकारी मिल जाती है वो मिल जाती है हमें झोपड़ी के बारे में और घरों के निशान मिल जाते हैं। मतलब कि यहाँ पर लोगों ने झोपड़ियों में रहना चालू किया होगा और इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ लोगों ने घरों को भी बनाना चालू किया होगा। तो हमें दोनों के ही एविडेंस मिल जाते हैं। कह रहा है जैसे कि बुर्ज होम जो आज के टाइम में कश्मीर में पड़ जाता है कि लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिसे गर्तवास कहा जाता था। जैसे कि आपको पता है कि ये हमारे पास पहाड़ है, तो पहाड़ का जो निचला एरिया होता है तो लोगों ने गड्ढा खोद करके पहाड़ों के अंदर ही रहना चालू कर दिया। तो ये पहाड़ के निचले वाले हिस्से में रहा करते थे, इसलिए इस प्रकार के घरों को कहा गया क्या, गर्तवास कहा गया। गर्त का मतलब होता है गड्ढा और बास का मतलब होता है घर, तो गड्ढे में घर। कहता है इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, इन्हें ठंडे के मौसम में सुरक्षा मिलती थी क्योंकि यहाँ से आने वाली ठंडी हवाएं ये ऊपर से निकल जाया करती थी, इसलिए लोगों को यहाँ पर ठंडी का एहसास नहीं के बराबर हुआ करता था। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थलों पर आग लगाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर और बाहर खाना पकाते होंगे। एक गर्तवास का चित्र बनाओ, तो यह आपका चित्र रहा कि कैसे लोग यहाँ पर धरती के नीचे रहा करते होंगे। कह रहा है बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार मिले हैं, इनमें से कई ऐसे जो पूरा पाषाण उपकरण से अलग है, इसीलिए इन्हें नव पाषाण युग भी माना गया है। इनमें से वे औजार भी हैं जिनके धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई गई थी। ओखली और मसूल का प्रयोग अनाज को वनस्पतियों से प्राप्त करने के लिए तथा चीजों को पीसने के लिए किया गया होगा। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मसूल का प्रयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता है। इसी तरह से प्राचीन प्रस्तर युगीन औजार का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए गए होंगे। क्लादियों को ध्यान देना, यहाँ पे कह रहा है कि आवास में लोगों के द्वारा किस प्रकार की चीजों का उपयोग किया गया। तो आवास का या फिर आवास में उपयोग के लिए वस्तुएं, तो आवास में जो उपयोग के लिए वस्तुएं थी वो काफी सारी वस्तुएं मिल जाती हैं। यहाँ पे मिल जाती है क्या, तो हमें यहाँ पर मिल जाता है धारदार औजार मिल जाता है, धारदार औजार। इसका इस्तेमाल यहाँ पर किसी चीज को काटने के लिए किया गया होगा। दूसरा देखा जाए तो हमें यहाँ पे मिल जाती है ओखली मिल जाती है, ओखली। तीसरा यदि हम देखें यहाँ पर क्या मिल जाता है हमें, तो यहाँ पर हमें इसको पीसने के लिए या फिर मसूल मिल जाती है हमें। मसूल के अंदर हम किसी भी चीज को डाल करके पीसने या कूचने का काम करते हैं। तो ऐसी चीजों का इस्तेमाल प्राचीन टाइम में लोगों के द्वारा किया गया था। इस प्रकार से देखा जाए तो लोगों ने इसको पीसने के लिए, कूटने के लिए इस प्रकार के पत्थरों के उपकरणों का इस्तेमाल किया गया था लोगों के द्वारा। कह रहा नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण, अलंकरण का मतलब होता है अलग अलग प्रकार के डायग्राम का बनाना या इसके ऊपर चित्रों को बनाना। बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया गया और धीरे धीरे लोग बर्तनों का उपयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं, दलहन जैसे अनाज अब आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़ा भी बुनने लगे थे। इसी के लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे भी उगाने लगे थे लोगों ने। तो क्या रहा है कि लोगों ने यहाँ पर नवपाषाण युग के अंदर, नवपाषाण युग के अंदर यदि बात करते हैं तो लोगों ने किन किन चीजों का इस्तेमाल किया। तो नवपाषाण काल के अंदर लोगों ने यहाँ पर चावल का इस्तेमाल किया खाना पकाने के लिए, गेहूं का इस्तेमाल किया, इसके साथ देखा जाए तो यहाँ पर दाल का इस्तेमाल किया। तो इन चीजों, तीनों ही चीजों के लिए इन्होंने आहार के तौर पे किया। आहार का मतलब होता है खाने के लिए। अब लोग यहाँ पर मांस तो खाया ही करते थे, लेकिन मांस के साथ साथ इन लोगों ने यहाँ पर चावल, गेहूं और दाल का भी इस्तेमाल करना चालू कर दिया। लोगों ने यहाँ पर कपड़े का भी पहनने का इस्तेमाल किया था, इसलिए कपड़े को बुनने के लिए पहले के टाइम में कपास का उपयोग किया गया था बड़े स्तर पर। तो कपास इस समय के सबसे प्रमुख चीजों में से एक माना जाता है जिसका इस्तेमाल यहाँ के लोगों के द्वारा किया गया। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आए होंगे? नहीं, अलग अलग टाइम पे आए होंगे क्योंकि कुछ लोग अमीर थे, कुछ लोग गरीब थे। ऐसी बात नहीं है कि एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते होंगे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों साल के द्रव्यांत धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया होगा। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक
बदल बदल कर अपनी जीविका चलाने का काम करते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि वह समय के अनुसार बदलते रहता है। इसीलिए लोगों ने इस समय अपनी चीजों को समय के अनुसार बदलने का काम चालू किया। अब यहाँ पे कह रहा है क्या, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास कह रहा है कि हमने सूक्ष्म निरीक्षण का काम कैसे किया, आइए देखते हैं। तो यहाँ क्लास कहता है क्या, सूक्ष्म निरीक्षण की यदि बात करें तो कहता है मेहरगढ़ में जीवन या मृत्यु। मानचित्र 2 को देखेंगे तो मेहरगढ़ को ढूंढिए। आइए देखते हैं कि मेहरगढ़ कहाँ पर है आपका, ये देखने का काम करते हैं। तो क्लास देखो आपको मिलेगा, महागढ़ मिल जाएगा आपको। क्या मिला आप लोग को, महागढ़। जो आप महागढ़ देख रहे हैं शायद इसी को मेहरगढ़ कहा गया होगा। ये रहा आपका मेहरगढ़, सॉरी यहाँ पर ये रहा मेहरगढ़। तो ये जो मेहरगढ़ का जो इलाका था, यही इलाका वो था जहाँ पर काफी बड़ी मात्रा में लोगों के द्वारा काफी अलग अलग चीजों का इस्तेमाल बड़े स्तर पर करने का प्रयास किया गया। आइए देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या कहा जाता है। तो कहता है कि ये ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थल था। मेहरगढ़ संभवतः वो स्थान है जहाँ के स्त्री और पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जो गेहूं को और भेड़ बकरी का पालना चालू कर दिया होगा। तो मेहरगढ़ के जगहों पर लोगों ने क्या क्या काम किए, तो यहाँ पर लोगों ने किसान, मतलब किसान का काम किया, और यहाँ पर पशुओं को पालतू बनाने का काम चालू कर दिया था। पशुओं को पालतू बनाने का काम, पशुओं को पालतू। तो ये दो काम यहाँ पर किए गए। यह विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली है। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें हिरन और सुअर जैसे जंगली जानवर तथा भेड़ बकरी की भी हड्डियों की जानकारी मिली है, जो बताता है कि मेहरगढ़ के अंदर इस प्रकार के जानवरों का इस्तेमाल किया गया होगा। तो जानवरों का उपयोग यदि देखा जाए तो दो चीज के लिए किया गया। पहला तो मांस के लिए किया गया, और दूसरा इनको खेती के लिए किया गया। खेती के लिए, और तीसरा देखा जाए तो इन्हें पालतू, या यहाँ पर कहा जाए तो इनको यहाँ पर अलग अलग कामों के लिए किया गया, जैसे दूध के लिए और मांस के लिए तथा अलग चीजों के लिए किया गया। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। अब प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे हुआ करते थे। इनमें से कुछ संभवतः भंडार के भी काम किया करते हैं। जैसे कि आप जो डायग्राम देख रहे हैं साइड में डायग्राम, ये मेहरगढ़ का ही चित्र दिया गया है यहाँ पर। कहता है मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उनके प्रति सम्मान जताते हैं, और लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, ऐसा उनको मानना था। तो कह सकते हो कि यहाँ पर लोगों को पुनर्जन्म की जानकारी थी, और पुनर्जन्म के बारे में इन लोगों का विश्वास देखने को मिल जाता है। इसीलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ की यदि बात करते हैं तो मेहरगढ़ के अंदर देखा जाए तो कहता है ऐसी कई कब्रें मिले हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ बकरी को भी दफनाया गया है। संभवतः इसे परलोक के मृतक के लिए रखा गया होगा, ऐसा लोगों की अवधारणा थी। जैसे कि जो मर गया है ये आदमी, इसके मरने के साथ यहाँ पे बकरी को और अलग अलग जानवरों को यहाँ पर दफनाया गया, ताकि जब ये दूसरे जन्म लेंगे तो इनको इस प्रकार के सारी चीजें उनको दूसरे जन्म में भी मिल जाएंगी आसानी से। यहाँ पे कह रहा है फ्रांस में गुफा में दी गई चित्रकारी। अपने एटलस में फ्रांस को ढूंढो, और ये चित्र फ्रांस की गुफा की है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले बनाए गए थे, और 10,000 साल पहले इनके बीच में बनाए गए होंगे। इनमें कई हड्डियों के चित्र भी पाए गए हैं, जिनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रैंडियर, बारसिंघा और सुअर को यहाँ पर गहरे चमकीले रंग से दर्शाया गया है। कह रहा है कि इन रंगों का लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया गया होगा। मतलब ये हुआ कि प्राचीन टाइम में लोगों ने रंगों को बनाने के लिए लौह अयस्क का इस्तेमाल किया, चारकोल का इस्तेमाल किया होगा। कह रहा है कि ये संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाए जाते होंगे, और फिर इन्हें शिकारियों के द्वारा शिकार पर लिखने के लिए भी कुछ अनुष्ठानों के लिए प्रयोग किया गया होगा। अब अंत में कहता है हमारे पास क्या, एक नवपाषाण युग की बात करता है। कहता है एटलस में ढूंढो कि नवपाषाण के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल में से एक चताल हुइक तुर्की में है। तो चताल हुइक कहाँ पर है, तुर्की में है। एक ही मेन पॉइंट हो गया। यह दूर दराज स्थानों से कई चीजें लाई जाती थी और फिर इनका उपयोग किया गया था। जैसे सीरिया से लाया गया चमकदार पत्थर लाए गए थे, लाल सागर से कौड़ी लाया गया, भूमध्य सागर से सीपियां लाया गया। तो अलग अलग जगहों से यहाँ पर सामान को ला करके बेचने का काम चालू किया गया। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद करके लाया करते थे। इसलिए प्राचीन टाइम में इस प्रकार के स्थलों का विकास काफी तेजी से देखने को मिल जाता है। तो क्लास ये है आपके सामने कुछ क्वेश्चन के बारे में।
आप लोग को पता होगा कि हम लोगों ने यहाँ पर इससे रिलेटेड सारे ही पॉइंट पढ़ लिए हैं। आखिर तक खाद्य संग्रह क्या होता है, पूरा स्थल क्या होता है, उद्योग स्थल क्या होते हैं। उद्योग स्थल वो जगह थी जहाँ पर लोगों ने व्यापार के लिए नगरों की स्थापना की थी। नगरों की स्थापना की थी। अब आवासीय स्थल की बात करें तो ये वो जगह था जहाँ पर लोगों ने स्थानीय तौर पर लोगों ने अस्थाई आवास का निर्माण किया। अस्थाई आवास का निर्माण किया। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, लघु पाषाण, ये क्या थे? तो ये थे, यहाँ पर पाषाण युग के बारे में बताता है कि यहाँ पर लोगों ने किस प्रकार से किस समय कौन सा चीजों का इस्तेमाल किया। किसान वो थे जो लोगों ने खेती का काम किया था। पशुपालक वो थे जो लोगों ने अपने जानवरों को बनाने का काम चालू किया। नव पाषाण युग और कब के बारे में आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देने का काम करेंगे। तो वीडियो को कैसे लगी हमें जरूर बताइए और वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थर्ड चैप्टर के साथ। तब तक हमें बने रहिए। धन्यवाद।